नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। पीडीएस डीलरों को मिलेगी नई ई पोस मशीन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। फैसले के तहत जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण योजना के तहत राज्य के कुल 27,000 पीडीएस डीलरों को अब 2G की जगह 4G नेटवर्क वाली ई पोस मशीन दी जाएगी। इसके लिए सरकार कुल 63.72 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ई पोस मशीन के मेंटेनेंस पर राज्य सरकार हर साल 28.67 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य के गिरिडीह और जमशेदपुर जिलों में नया डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही राजधानी के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। परीक्षा से 17 मिनट पहले वायरल हो गया इंटर केमिस्ट्री का पेपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की इंटर साइंस के रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र शुक्रवार दोपहर 1:43 में वायरल हो गया था। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा शाम 5 बजे तक छोड़नी थी। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था। जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। शाम 5 बजे के बाद विद्यार्थी जब परीक्षा देकर निकले तो प्रश्न पत्र मिलाया गया, जिसमें प्रश्न समान पाए गए। 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्वेश्चन पेपर नामक व्हाट्सएप ग्रुप ने दोपहर 1:43 में प्रश्न पत्र डाला गया था। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण बच्चे 2 बजे के आसपास ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हैं। इस तरह मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा भी कई जगहों पर खराब पड़ा हुआ है। डीईओ दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रश्न पत्र वायरल होने की जानकारी उन्हें नहीं है, कहीं दूसरी जगह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ होगा। इधर अभाविक के जिला संयोजक मुन्ना यदुवंशी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव SD तिग्गा ने कहा कि जैक को पेपर लीक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले भी इस तरह की बात सामने आई थी जो गलत पाई गई थी। रांची में साइबर पुलिस ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी करने वालों को पटना से किया गिरफ्तार। पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर अधिक मुनाफा देने के बहाने 28,94,505 रुपये साइबर फ्रॉड करने के केस में साइबर थाने की पुलिस ने संजीव कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। वह पटना जिले के कंकरबाग का रहने वाला है। गिरफ्तार कर रांची लाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साइबर थाने की पुलिस ने आरोपी के पास से 1 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 3 ATM कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। साइबर थाना प्रभारी नेहा बाला के अनुसार इस केस में पूर्व में 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। केस के अनुसंधान में यह जानकारी मिली है कि साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए सेल कंपनी बना रखी थी। इसका नाम शिवांश इंजीनियर्स रखा गया था। कंपनी के ICICI के बैंक खातों में 17 दिसंबर 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक कुल 45,04,729 रुपये साइबर फ्रॉड के पैसे जमा हुए थे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के जरिए जानकारी मिली है कि संबंधित खाते में कर्नाटक, केरल, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना आदि से कुल 9 शिकायतें मिली है। इसके अलावा भी साइबर अपराधियों ने अन्य कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए थे। इसमें एक कंपनी का नाम एडम्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी का 2 अलग अलग बैंक में एक खाता है। शिवांश इंजीनियर का संचालक संजीव कुमार ही है। संजीव कुमार कॉमर्स में स्नातक है और उसने साइबर अपराधियों का पैसा खाते में लाने के लिए ही सेल कंपनी बनाई थी। 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग। धीरज साहू और समीर उरांव का कार्यकाल समाप्त। झारखंड राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अगले महीने यानी 21 मार्च को मतदान होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च रखी गई है। वहीं 12 मार्च को प्रत्याशी नामांकन में किसी भी प्रकार की फेरबदल कर सकते हैं। इसके अलावा 14 मार्च को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसी के मद्देनजर झारखंड में 2 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कार्यकाल पूरे होने वाले में पहला नाम बीजेपी के राज्यसभा सदस्य समीर उरांव और कांग्रेस से धीरज प्रसाद साहू हैं। दोनों ही सदस्यों का कार्यकाल 2 मई को पूरा हो रहा है। 21 मार्च को मतदान होगा और वोटों की गिनती भी की जाएगी। बता दें कि राज्यसभा सदस्य को चुनने के लिए विधायक वोट करते हैं। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलता है वो राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर साल 2023 में IT ने रेड किया था। IT की छापेमारी के बाद वे चर्चा में आए थे। छापेमारी में धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए कैश मिले थे। फिलहाल IT की टीम इस मामले में जांच कर रही है। इसके अलावा जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व CM हेमंत सोरेन प्रकरण में ED धीरज साहू से पूछताछ कर चुकी है।
प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में चेसायार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत से जमानत देने का आग्रह किया गया, वहीं ईडी ने जमानत का विरोध किया है। ज्ञात हो कि प्रार्थी प्रेम प्रकाश ने जमानत याचिका दायर की है। चेसायार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया है। ईडी ने जांच में प्रेम प्रकाश की भी संलिप्तता पाई थी। इस मामले में प्रेम प्रकाश, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेएसएससी पेपर लीक मामले में भागलपुर, नवादा से 2 की गिरफ्तारी। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 की गिरफ्तारी रांची से हुई है, वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी शुक्रवार को बिहार के भागलपुर और नवादा जिले से हुई है। भागलपुर से गिरफ्तार युवक का नाम राहुल पीयूष और नवादा से गिरफ्तार युवक का नाम अभिषेक राज है। अब एसआईटी पटना के राजीव कुमार की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में एसआईटी को पता चला कि अभिषेक और राहुल ने पटना के राजीव कुमार के साथ मिलकर पेपर लीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। दोनों ने बैंक अकाउंट खोला है जिसमें उम्मीदवारों से लिए गए पैसे जमा कराए जा रहे थे। एसआईटी को अब राजीव की तलाश है। राजीव ने ही पेपर लीक की साजिश रची थी, उसके साथ अभिषेक और राहुल भी शामिल था। पूछताछ के दौरान राहुल पीयूष और अभिषेक राज ने बताया कि राजू ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करता था जो नौकरी के लिए मोटी रकम देने के लिए तैयार हो, लेकिन परीक्षा के पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे उम्मीदवार सेट नहीं हो पाए और इन्हें पैसे नहीं मिले। जांच में यह भी पता चला कि अभिषेक ने ही पेपर की कॉपी जेएसएससी के ईमेल पर भेजा था। एसआईटी गठन के 15 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। भागलपुर और नवादा से हुई गिरफ्तारी से पहले रांची से झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उसके 2 बेटे की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने उनसे पूछताछ भी की है। उनके जब्त मोबाइल से भी कई चीजें सामने आई है, लेकिन एसआईटी यह पता लगाने में अब भी असक्षम ही रहा कि पेपर लीक किसने किया और कहां से हुआ है। इससे पहले एसआईटी चेन्नई जाकर भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी से पूछताछ कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे शहजाद और शाहनवाज के मोबाइल की फोरेंसिक जांच की गई है, जिसमें कई तरह की बातें सामने आई है। एक उम्मीदवार को परीक्षा की तैयारी के लिए पटना भी भेजा गया था। वहीं शमीम से रांची की एक महिला कैंडिडेट भी संपर्क में थी। वहीं कई और कैंडिडेट भी उससे बात हुई थी। रांची की महिला कैंडिडेट की बात व्हाट्सएप चैट पर हुई थी। जांच के दौरान यह चैट सामने आया, जिसमें पता चला कि शमीम ने कैंडिडेट से कहा था कि क्वेश्चन पेपर के लिए पटना जाना होगा। झारखंड के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 26 और 27 फरवरी को आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी संभावना। झारखंड के कई जिलों में आज फिर से बारिश का अलर्ट है। राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जिन जगहों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम का इलाका शामिल है। इन इलाकों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 और 25 फरवरी को किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना जताई है, जबकि 26 और 27 फरवरी को येलो अलर्ट जारी किया है। 25 फरवरी को पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश के आसार है। 26 फरवरी को राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश के आसार हैं। 27 को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है, लेकिन इन दोनों दिनों में मेघ गर्जन की संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। 28 फरवरी से आसमान में बादल नहीं होंगे और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। पीएम मोदी 26 फरवरी को झारखंड के 18 अमृत स्टेशनों की करेंगे आधारशिला। यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को राज्य के 18 अमृत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। 578.95 करोड़ रुपए से उक्त स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इनमें टाटानगर, चक्रधरपुर, गम्हरिया, सीनी, चाईबासा, डांगोपोसी, बड़ा जामदा, बारसिरिंग, बानो, गंगाघाट, रामगढ़ कैंट, गोविंदपुर रोड, ओरगा, मुरी, सिल्ली, लोहरदगा, टाटी सिल्वे और नामकुम स्टेशन शामिल है। इसके अलावा राज्य में 44 रोड, ओवरब्रिज व अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इसकी लागत
546.01 करोड़ रुपए होंगी। वहीं स्टेशनों के पुराने प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, लॉन्ज, कैफेटेरिया व शौचालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में सुधार और स्टेशन व बाहर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, स्टेशन भवन में सौर पैनलों की स्थापना, कम ऊर्जा वाली LED लाइट, वर्षा जल संचयन, जैव शौचालय आदि का भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को राज्य के 7 जिलों की 9 स्वास्थ्य परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं को भवन निर्माण विभाग पूरा करेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। कार्यक्रम का राज्य स्तर पर आयोजन रिम्स के शैक्षणिक भवन सभागार में किया जाएगा। इसके लिए निर्देशक स्तर के 3 पदाधिकारी के साथ टीमें बनाई गई है। झारखंड में अब 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों को करना होगा इतना भुगतान। 125 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद राज्य में पूर्व से जारी सब्सिडी का लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा। यानी 125 यूनिट से 400 यूनिट तक जो खपत करते हैं उन्हें प्रति यूनिट ₹1.65 सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यानी वर्तमान दर से ₹1.65 प्रति यूनिट कम करके गणना होगी। हालांकि 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले को टैरिफ के अनुरूप बिजली दर का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि राज्य के 29,15,000 उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट की इस बैठक में मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि अभी 21 लाख कंज्यूमर 100 यूनिट फ्री बिजली का स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं, मगर 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट का दायरा बढ़ाने के बाद इसका लाभ अब 29,15,000 कंज्यूमरों को मिलेगा। 100 यूनिट फ्री बिजली में सरकार पर जहां मासिक 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता था, अब वह बढ़कर 175 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह राशि सरकार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को मासिक सब्सिडी के रूप में देगी। कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 125 यूनिट तक ही बिजली खपत करते हैं। इससे अधिक होने पर उन्हें झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के टैरिफ की दर से भुगतान करना होगा। 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को किसी प्रकार का फिक्स चार्ज नहीं देना होगा। राज्य में इस समय कुल 58 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। इनमें से 29,15,000 उपभोक्ता 125 यूनिट फ्री बिजली के दायरे में आ जाएंगे। जितेंद्र सिंह को बनाया गया आजसू का केंद्रीय सचिव, साथ ही दी गई एक और जिम्मेदारी। आजसू नेता जितेंद्र सिंह को आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। जितेंद्र सिंह को केंद्रीय सचिव सह रांची महानगर प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि हाल ही में जितेंद्र सिंह ने आजसू का दामन थामा था। ऐसे में पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 18 फरवरी को अरगोड़ा मैदान में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में उन्होंने आजसू पार्टी का ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह का काफी लंबे समय से राजनीति से ताल्लुक रहा है। उन्होंने एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वह 2009 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हटिया विधानसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए थे। मालूम हो कि जितेंद्र सिंह समाज सेवी भी हैं। आए दिन विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। माओवादियों ने झोला छाप डॉक्टर पर चलाई तबाड़तोड़ गोली, मौके पर ही मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के बांदा बेड़ा गांव में भाकपा माओवादी संगठन के माओवादियों ने एक झोला छाप डॉक्टर जितेंद्र लागोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। जितेंद्र लागोरी को उनके घर के पास ही गोली मारा गया। जानकारी के अनुसार जितेंद्र लागोरी शुक्रवार शाम अपने घर पहुंचे थे। घर के बाहर गाड़ी लगाकर वह घर के अंदर चले गए थे। तभी हथियारों से लैस कुछ नक्सली पहुंचे और जितेंद्र लागोरी को आवाज देकर बाहर बुलाया। जैसे ही लागोरी घर से बाहर निकले, माओवादियों ने तबाड़तोड़ गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों को शनिवार को इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि किस कारण से लागोरी की हत्या की गई है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन चर्चा है कि पुलिस मुखबिरी के संदेह में उसकी हत्या की गई होगी। इधर घटना की पुष्टि करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि जितेंद्र लागोरी नामक शख्स की हत्या हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और मामले में ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। झारखंड से अयोध्या के लिए इस दिन खुलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन, जानिए किन स्टेशनों पर होगा ठहराव। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से इन लोगों में होड़ मची हुई है कि वह जल्द से जल्द श्री राम के दर्शन कर ले। ऐसे में रेलवे को भी कोशिश है कि वह श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन लेकर आए ताकि लोग दर्शन के लिए जा सके। ऐसे में साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटा नगर से होते हुए 3 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। पहली आस्था स्पेशल ट्रेन 25 फरवरी को खड़गपुर से अयोध्या
भाया टाटानगर होकर चलेगी। दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन 2 मार्च को टाटानगर होते हुए खड़गपुर से अयोध्या के बीच चलेगी, जबकि तीसरी आस्था स्पेशल ट्रेन 3 मार्च को मेचेदा से अयोध्या के लिए टाटानगर होते हुए जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। खड़गपुर अयोध्या भाया टाटानगर आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन 25 फरवरी और 2 मार्च को करेगी। वहीं वापसी में अयोध्या खड़गपुर भाया टाटानगर आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 फरवरी और 4 मार्च को होगा। यह ट्रेन 25 फरवरी और 2 मार्च की शाम 7:30 बजे खड़गपुर स्टेशन से खुलेगी और टाटानगर रात 9:45 में पहुंच और अयोध्या दूसरे दिन दोपहर 3:30 बजे पहुंचेगी। वहीं वापसी में अयोध्या खड़गपुर भाया टाटानगर आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या स्टेशन से 27 फरवरी और 4 मार्च की शाम 8 बजे रवाना होगी और टाटानगर दूसरे दिन दोपहर 12:20 और खड़गपुर स्टेशन दोपहर 3 बजे पहुंचेगी। दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितता पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा सीबीआई जांच संभव। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राज्य में एनएचआरएम की ओर से अनुबंध पर 86 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यदि दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितता मिली तो मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग, एनएचआरएम और चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रतिवादी स्वास्थ्य विभाग एनएचआरएम को 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि दंत चिकित्सक की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई है। विज्ञापन में जो शर्तें निर्धारित थी उसकी अनदेखी कर कट ऑफ डेट के बाद उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को भी दंत चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता के अलावा 2 वर्ष का कार्य अनुभव जो वर्ष 2021 तक का हो मांगा गया था, लेकिन 2022 और 2023 में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को भी नियुक्ति की गई है जो विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है। उन्होंने पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय के प्रार्थी डॉक्टर अविनाश कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। 600 वित्त रहित स्कूल कॉलेजों की 90 करोड़ अनुदान राशि लैप्स होने के कगार पर। झारखंड में संचालित 600 वित्त रहित स्कूल, मदरसा व इंटर कॉलेजों के चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अनुदान के लिए अब तक राज्य सरकार ने आवेदन नहीं लिया है। इससे अनुदान राशि लैप्स होने के कगार पर हैं। शिक्षकों व कर्मियों में इस कारण नाराजगी है। वे आंदोलन करने के मूड में हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण कोई भी वित्त रहित संस्थान आवेदन नहीं कर पाया। इस बात की लिखित जानकारी विभाग को देने के बावजूद अब तक पोर्टल की तकनीकी खराबी दूर नहीं की जा सकी है। अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति में सिर्फ 40 दिन का समय ही बचा हुआ है। बजट में आवंटित 90 करोड़ रुपए अनुदान राशि लैप्स होने के कगार पर हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग उदासीन बना हुआ है। पोर्टल की खराबी तक दूर नहीं कर पाया। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में इसी तरह के विलंब के कारण अनुदान की राशि लैप्स हो गई थी। बताया जाता है कि वर्ष 2016 से अनुदान के लिए प्रपत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन विभाग ने अब तक IT सेल का गठन तक नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान ऑनलाइन करने का काम तथा पोर्टल की देखरेख करने की जवाबदेही के लिए 25 लाख रुपए में प्राइवेट एजेंसी को कार्य दिया गया है। राज्यपाल ने सौंपा प्रमाण पत्र। 66 नवनियुक्त वैज्ञानिकों को प्रमाण पत्र। सीपी राधाकृष्णन बोले, सिल्क उद्योग महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को केंद्रीय स्तर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 66 नवनियुक्त वैज्ञानिकों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि सिल्क उद्योग का लोगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस उद्योग में किसान एवं श्रमिकों का भी अहम योगदान है। उन्होंने नवनियुक्त वैज्ञानिकों को कहा कि इस क्षेत्र को नवाचार, नई तकनीकी व नई प्रणाली के साथ विकसित करने की आवश्यकता है ताकि विश्व के मानचित्र पर भारत का सर्वाधिक सिल्क उत्पादन एवं निर्यात करने वाला देश बन सके। इससे देश आर्थिक प्रगति के साथ साथ किसान एवं श्रमिकों के आय में वृद्धि होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में तसर सिल्क एवं बाजार की मांग के अनुरूप तसर से संबंधित उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता है। इस अवधारणा के साथ कार्य करने पर विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। प्रतिस्पर्धा के लिए आत्मविश्वास एवं
एवं सतत प्रयास आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका विकसित करने एवं चंद्रमा के 10वें ध्रुव पर चंद्रयान के लैंडिंग हेतु वैज्ञानिकों का निरंतर उत्साहवर्धन किया और हमारे वैज्ञानिकों ने आत्मविश्वास के साथ सफलता हासिल की है। राज्यपाल ने कहा कि सिल्क उद्योग के विकास में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी आवश्यकता अनुसार अपनी भूमिका निभाएगा। उद्योग के विकास हेतु आवश्यकता अनुसार उच्च संस्थानों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। इससे नई तकनीकी, नए कौशल, नए उत्पाद इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पलामू में अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। पलामू जिले के नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के खड़ार इलाके में कृष्ण प्रसाद गुप्ता नामक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। कृष्णा को कमर के पास गोली लगी है, उनका इलाज चल रहा। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कृष्णा बांस के सूप दौरा का व्यवसाय करते हैं। शनिवार को वह नौडिहा बाजार बांस से बनी चीज लाने गए थे। इसी दौरान वह खड़ार इलाके में पहुंचे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे और कृष्णा को गोली मार दी। गोली लगने के बाद आसपास के ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। जानकारी के अनुसार कृष्णा का बांस सामग्री के कारोबार को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। 2 साल पहले व्यापारिक विवाद के चलते उनकी दुकान में आग लगा दी गई थी। कृष्णा ने पुलिस को बताया कि व्यावसायिक विवाद में उससे गोली मारी गई है। उन्होंने पुलिस को कई नाम बताए हैं, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल कृष्णा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। व्यावसायिक विवाद में शख्स को गोली मार दी गई है। पति हेमंत के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन ने डाला पोस्ट, बोली उनके संघर्ष को अनुभव कर गौरवान्वित हूँ। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया अब उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन हैंडल कर रही है। पति के सोशल मीडिया पेज से कल्पना ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पिछले 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे मेरे जीवन साथी हेमंत सोरेन जी के संघर्ष को अनुभव कर मैं गौरवान्वित भी हूँ, दुखी भी हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की उनकी हिम्मत के फलस्वरूप आज वे जेल में हैं। बाबा साहब के शब्द छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। हमने हेमंत जी को हमेशा प्रेरित किया है। राज्यवासियों की सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा हेमंत जी की पहली प्राथमिकता रही। परिवार में और बच्चे उनके लिए बाद में आते हैं। आदरणीय बाबा दिसोम गुरु जी के संघर्ष से हमें जो राज्य मिला उसे संवारना और लोगों को हक अधिकार दिलाना ही उन्होंने अपना सर्वोपरि माना। रांची में क्रिकेट के फीवर के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाथ में बल्ला थामे निकले मैदान में। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा। रांची वासियों में क्रिकेट का फीवर हाई है, लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी क्रिकेट के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज सुबह एक पोस्ट ट्विटर पर डाला है, जिसमें देखा जा रहा है कि वह हाथ में बल्ला थामे है। उन्होंने साथ में एक कोटेशन भी लिखा है, जिसमें लिखा है, आज के दौर में ना जीतना जरूरी है और ना ही हारना जरूरी है। ये खेल ही लाजवाब है, इसे बस खेलना जरूरी है। मुख्यमंत्री के इस पोस्ट को देखकर लग रहा है कि वह क्रिकेट के काफी शौकीन है और अक्सर अपने गांव घर में उन्होंने खेला भी होगा। इस पोस्ट को देखकर प्रतीत हो रहा कि वह किसी मैदान में क्रिकेट प्रैक्टिस करने गए होंगे। हालांकि यह तस्वीर पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ट्विटर पर पोस्ट आज डाला गया है। जामताड़ा जेल में हो रही छापेमारी, डीसी एसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। जामताड़ा के डीसी और एसपी भारी पुलिस बल के साथ जामताड़ा मंडल कारा में छापेमारी करने पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक छापेमारी का कारण नहीं बताया गया। करीब आधा घंटा पहले ही जिले के डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी जेल के अंदर रेड करने पहुंचे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।